हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपनी जीएसटी की रिवीजन स्ट्रेटजी। जैसे कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि उनको जीएसटी की रिवीजन स्ट्रेटजी चाहिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फटाफट करेंगे जो भी काम करेंगे। पहली चीज़ तो जीएसटी की रिवीजन वीडियो स्ट्रेटजी में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जैसा कि काफ़ी बच्चों ने कहा कि इनकम टैक्स के अमेंडमेंट भी हमारे बाकी हैं, तो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट 10 मिनट के अंदर विद क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है और प्लस जो न्यूमेरिकल आता है जहाँ से आने के चांसेस है, सिर्फ वही अमेंडमेंट करेंगे। फिर जीएसटी भी कुछ अमेंडमेंट है जो लास्ट ईयर आई थी आपकी। इस जीएसटी की अमेंडमेंट की जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो चीज़ आप वहां से देख सकते हैं। इसमें भी पिछली बार जो अमेंडमेंट्स आई थी उसमें काफी सारी चीजें थी जो एग्जाम के अंदर पूछी नहीं गई थी। ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो जो जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। और उसके बाद हम एक बार जीएसटी का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न है क्या, कितने मार्क्स का आता है, कितने तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। इनकम टैक्स में हम सारी तैयारी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर इनकम टैक्स की वीडियो नहीं देखी है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये हमने इनकम टैक्स की वीडियो यहाँ पर कल देखी थी, तो जिसमें इनकम टैक्स वाली चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाके इनकम टैक्स की वाली भी जरूर देख लीजिएगा। हम आते हैं आज की वीडियो पे, जिसमें मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि जीएसटी का पेपर पैटर्न क्या है। जीएसटी जो डिस्क्रिप्टिव में आता है वो आता है 28 मार्क्स का, और जो थ्योरी में आता है एमसीक्यूज में आते हैं वो आते हैं 12 मार्क्स के। तो जो 28 मार्क्स का क्वेश्चन जो पेपर आएगा आपका वो दो पार्ट बी में होगा। ध्यान रखिएगा, जो आपकी आंसर शीट आती है पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग आती है। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं तो अलग आंसर शीट में जीएसटी लिखना है, अलग आंसर शीट में इनकम टैक्स लिखना है। अगर आपने कंबाइन करके लिख दिया तो वो चेक नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर पैटर्न है क्या हमारा। उस पेपर पैटर्न में जो पहला क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ऊपर के 4 क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स के होते हैं, 5वां जो क्वेश्चन होता है वो आपका जीएसटी का होता है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन प्लस 8 मार्क्स का आएगा। ये आपको करना ही करना है। ये कौन से चैप्टर से आता है, तो ये आईटीसी चैप्टर और काफी सारे चैप्टर से मिलकर बनता है। तो मिक्स क्वेश्चन, तो ये मिक्स चैप्टर्स के सारे नॉलेज आपकी टेस्ट कर लेगा आईटीसी वगैरह की। तो यहाँ से आपको इनवॉइस वगैरह है, कोई भी चैप्टर जो आपसे चार्ज रिवर्स चार्ज सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लेगा इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो बाकी सारे क्वेश्चन 6th 7th 8th 10-10 मार्क के क्वेश्चन होंगे, कोई 6 4 5 5 इस तरीके से पूछे जाएंगे। कुछ केस बेस्ड होते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिटर्न वगैरह से आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक जीएसटी का पेपर पैटर्न है जिसमें आपको जो तैयारी करनी है और जो मार्क्स आपको चाहिए इसमें, वो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं। मतलब टोटल मिला के आपको 28 नंबर का पेपर करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 8 मार्क्स का है, मतलब 8 मार्क्स का आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। बाकी 30 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 20 का अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिला के आपके पास 4 ही क्वेश्चन होंगे पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए, जिसके पास आपके पास चॉइस होगी कि कौन सा करें या ना करें। और सिलेबस है बहुत ज्यादा। इस बहुत ज्यादा सिलेबस को जल्दी से जल्दी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर चैप्टर के नाम। इस साइड चैप्टर के नाम लिखे हैं, बीच में चैप्टर के टॉपिक्स लिखे हैं, और बाद में लिखे हैं इनकी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। और इस बार जिन चैप्टर्स के लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे उन चैप्टर्स के बारे में भी हमने लिखा हुआ है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है इसका काम। देखिए, जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई का अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो उसके अंदर आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों के पता होने चाहिए। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज के सेक्शन 12 13 जो भी हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके न्यूमेरिकल करने के लिए इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 और सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको। इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली मैंने यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन मार्क किए हैं। रीजन बिंग जीएसटी के क्वेश्चन छोटे होते हैं और ऑडिट टेक्निक से पढ़ के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ये मत समझना कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन नहीं किए तो सारे क्वेश्चन जो हमारे कंसेप्ट हैं वो अटेम्प्ट नहीं होंगे, इसमें कवर्ड नहीं होंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको कम से कम करने हैं टाइम ऑफ सप्लाई के। जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आ जाएंगे तो कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इंक्लूड करने के लिए क्या होनी चाहिए, इंक्लूजन्स में क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सक्लूजन्स में क्या क्या चीजें आती हैं। इसका भी कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम में देखा गया है, इस क्वेश्चन से भी प्रैक्टिकल आता है। और क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि आपको अगर एग्जाम का क्वेश्चन आना चाहिए तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड। और डिस्काउंट वाला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट वाला एज पर एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, सेक्शन 25, रूल 8, रूल 9, रूल 10, आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन, इसकी कोई अमेंडमेंट भी है जो अभी आपको बताऊंगा मैं। और इलस्ट्रेशन नंबर है आपके 2 और 3 4 6 7। ये सारे क्वेश्चन आपको कम से कम करके जाने हैं, तब आपका एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चार्ज वाला अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम के बाद देखिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको एज इट इज दिखाऊंगा पेपर में कि किस तरीके से आई हैं। तो हम जब चार्ज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड चार्ज तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवर्स चार्ज भी पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिवर्स चार्ज वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि रिवर्स चार्ज और कॉम्पोजिशन स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है। एक रिवर्स चार्ज और एक कॉम्पोजिशन स्कीम, इनके अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो इलस्ट्रेशन 1 2 3, प्रैक्टिकल नंबर 1 4 6 7 9 10 11। नंबर्स में ज्यादा लग रहे हैं लेकिन जब आप पढ़ोगे तो इनको 5-5 मिनट के अंदर आप फटाफट से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते चले जाएंगे।
फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्वेश्चन नंबर ए के पार्ट में भी आता है और अलग से भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। और जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्लॉक्ड क्रेडिट, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5। ब्लॉक क्रेडिट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे। इलस्ट्रेशन करोगे तो आप 3, 4, 5 कर लीजिएगा। इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल्स, एक भी प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ये कौन से वाले, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपको पूरा पेपर कवर करना है तो। उसके बाद 6 पार्ट में आएंगे आप सप्लाई वाले पार्ट में। सप्लाई वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपका कि कौन सा रेट चार्ज होता है, कॉम्पोजिट में कौन सा होता है, मिक्स में कौन सा होता है, किस में हाईएस्ट रेट वाला लेते हैं, किस में डोमिनेट वाला लेते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके सारे प्रैक्टिकल्स प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यूज ठीक हो तो इसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ के जाइएगा। जो भी एग्जाम्पल बनाए जाएंगे सप्लाई चैप्टर से, जो कि बड़ा लेंथी चैप्टर है, तो आप उसके एटलीस्ट एग्जांपल्स पढ़ के जाइए, क्योंकि जो एमसीक्यू पेपर आएगा वो सप्लाई में से काफी ज्यादा पूछा जा सकता है कि ये चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई है भी या नहीं। 7th जो क्वेश्चन, 7th जो चैप्टर हमने लिया है वो है आपका टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर के सामने मैं आपको स्टार मार्क कर रहा हूँ, पेपर के बाद आप कहोगे तो मैं इसके रिव्यू वीडियो बना के आपको एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा कि हाँ इनसे क्वेश्चन आया है या नहीं। तो जब इनवॉइस वाले चैप्टर आप करेंगे तो टैक्स इनवॉइस, जिसमें आरटीआई मतलब रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कॉम्पोजिट टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, और उसके बाद ई-वे बिल और क्रेडिट और डेबिट नोट, ये सारे टॉपिक्स आपको थ्योरी में भी आने चाहिए। मतलब जीएसटी का पेपर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होता है, थ्योरी बेस्ड भी होता है, तो आपको सारी चीजें थ्योरी में भी आनी चाहिए, इसलिए मैंने टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 1st, 2nd, 3rd और प्रैक्टिकल 3, 5 एंड 7, बात खत्म। बस इतने ही कर लेना और कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आया वो है पेमेंट ऑफ टैक्स का। जो पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर है उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि मैं बोल दूं कि एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूटिलाइज होना, जो पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पता होगा आपको। एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में भी कर सकते हैं, आईजीएसटी का आईजीएसटी में भी कर सकते हैं, एसजीएसटी में भी, और अपने आप से तो वो कर ही सकता है। और जो सीजीएसटी का है वो अपने आप से कर सकता है और आईजीएसटी से कर सकता है। कौन सा नहीं कर सकता, सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं कर सकते आपस में। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट के न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए। और ये अगर टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जिसमें कैश क्रेडिट लेजर वगैरह की चीजें, कैसे एंट्री डेबिट होती है, कब क्रेडिट होता है, उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और प्रैक्टिकल 2, 9 और 10 आपको इसके अंदर करने हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। जब आएंगे चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम क्या है, रिटर्न्स। रिटर्न्स में अमेंडमेंट भी है, अमेंडमेंट भी बताऊंगा आपको क्या है। सेक्शन 39 की रिटर्न्स, और इसके अंदर जो मैंने रिटर्न लिखी है, फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, रिटर्न ऑफ लॉस, बिलेटेड रिटर्न, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और प्लस लेट फीस। अगर आपको ये चैप्टर ढंग से करना है तो इसके सारे प्रैक्टिस पढ़ के चले जाइएगा। ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन इसमें, प्लस इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर्ड है। लास्ट आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एग्जेम्पशंस। और एग्जेम्पशन से कई बार क्वेश्चन आया है आपका, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि एग्जेम्पशन से क्वेश्चन ना आया हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे बड़ा चैप्टर है एग्जेम्पशन। जब आप पढ़ने बैठोगे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, आपको सारी एग्जेम्पशंस पढ़नी चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मान के चलिएगा सब इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सी पूछ ले एग्जामिनर, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमको ये सारी एग्जाम्पशंस कवर करना, कुछ ना कुछ सिलेक्टिव स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है हमारे। अगर मजबूरी है तो आप ये वाली एग्जाम्पशंस जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे कितनी भी मजबूरी है, कम से कम ये वाली एग्जाम्पशंस आप पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में चांसेस हैं कि आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी वहीं पर। पहली प्रेफरेंस मेरी ये है कि आप सारी एग्जाम्पशंस पढ़ के जाएं, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर ये ना हो तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट वाली एग्जाम्पशन, रिलीजियस सेरेमनी वाली, जिसके अंदर रेंट वाला पॉइंट भी आता है, जिसमें आपको पता होगा 10,000 वाला पर मंथ वाला, पर डे वाला, हेल्थ केयर सर्विसेज वाला, गवर्नमेंट की सर्विसेज, और जीटीए तो मान के चलिए उसका फेवरेट ही है। तो ये आप कम से कम 5 एग्जाम्पशंस, मेरे कहने से कम वो बच्चों की बात कर रहा हूं मैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ सिलेक्टिव करना ही पड़ेगा, तो ये वाली चीज आप यहां से करेंगे। ये है हमारी जीएसटी की रिवीजन स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर्ड मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स की अमेंडमेंट की, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की अमेंडमेंट एक तो आई बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है, और मान के चलिएगा 90% आपके इंटर में एप्लीकेबल नहीं है। जितनी भी अमेंडमेंट्स आपको कहीं भी दिख रही हैं, जहां पर भी दिख रही हैं, वो सारी रेलेवेंट है फाइनल के लिए। जो इंटर लेवल पे रेलेवेंट है वो शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दी है, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। जैसे पहली वाली जो रिटर्न की अमेंडमेंट है वो है रिटर्न फाइलिंग की, और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं काफी ज्यादा। रिटर्न फाइलिंग के अमेंडमेंट में गवर्नमेंट कितना लालच कर सकती है, किस हद तक लालच कर सकती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सेक्शन है इसका 139(8)(a, क्या कहता है, ये कहता है अपडेटेड रिटर्न। तो इसके लिए पहले आपको रिटर्न आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको रिटर्न का चैप्टर आता है तो ये वाली चीज आप समझ पाएंगे। देखिए क्या है,
मान लीजिए मेरा जो ईयर है वो 22-23 है, 22-23 के ईयर की जो रिटर्न है मैं लास्ट टू लास्ट कब भर सकता हूं, अगले साल, 22-23 से अगले साल 3 महीने पहले उसके एंड होने से। ये प्रोविजन है, आपको पता होगा 3 मंथ्स प्रायर टू एंड ऑफ जो आपका अगला ईयर होता है, जो आपका मेन प्रीवियस ईयर, हालांकि इनकम टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर, यहां पर वाले ईयर के 31 दिसंबर, तो 22-23 की रिटर्न आप 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं, इसके बाद नहीं भर सकते, पहले तक ये प्रोविजन था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम मान लीजिए बाद में भी बताना चाह रहा है, ये इनकम टैक्स है, मान लीजिए मैंने बोला प्रीवियस ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर और ये रहा असेसमेंट ईयर। तो जनरल प्रोविजन क्या है कि आप जो लास्ट रिटर्न भर सकते हैं वो भर सकते हैं आपका असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने से प्रायर टू 3 मंथ्स, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ये आप बोल सकते हैं। अगर असेसी चाहे कि मेरे पास इनकम है भाई साहब लो टैक्स दो, तो क्या इसके बाद नहीं भर सकता? तो इससे पहले जो प्रोविजन था उसमें तो नहीं भर सकता था, ये लास्ट डेट थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली भाई साहब बात नहीं है, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के मन में आ गया है लालच। लालच कैसा आया है कि कोई व्यक्ति बताओ आपके गेट पे खड़ा है और ये कह रहा है कि भाई साहब इनकम है मेरी, टैक्स ले लो मेरे से, तो क्या मना कर दें उसको? तो निर्मला सीतारमण जी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा किसी को निराश होते नहीं भेजेंगे, जो भी व्यक्ति इनकम लेके आएगा हमारे दर पे हम उनसे टैक्स जरूर लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर प्रोविजन क्या बनाया जाए? उन्होंने कहा कितने समय का टाइम दे दे? तो उन्होंने कहा 1 साल और दे दे क्या? उन्होंने कहा नहीं 2 साल दो। तो उन्होंने कहा 2 साल दिए हमने, और इस रिटर्न का नाम लिखा है हमने अपडेटेड रिटर्न, मतलब अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। फिर पूछा गया 2 साल कहां से? जो लास्ट डेट थी उससे 2 साल दे, या फिर आपका जो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उससे 2 साल दे। उन्होंने कहा असेसमेंट ईयर जो खत्म हो रहा है उससे 2 साल हम देंगे, कि इसका मतलब इसके बाद भी असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर अंदर भी अगर असेसी चाहे तो अपनी रिटर्न को क्या कर सकता है, भर सकता है, अगर वो भूल गया है या फिर कुछ गड़बड़ वाली चीज उसे लग रही है। तो ठीक है, तो ये थी अपडेटेड रिटर्न वाली बात। अब अगर बताइए, उन्होंने कहा लेट भरा है, तो अगर कोई व्यक्ति लेट भरेगा तो क्या आप उससे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करेंगे? पहले तो ये बताओ, तो गवर्नमेंट का लालच क्या है इसमें? एक तो इनकम आ रही है, दूसरा लालच गवर्नमेंट का ये है कि भाई साहब अगर हम यहाँ पे कोई पेनल्टी वगैरह ना लगाएं तो क्या सारे लोग यहाँ तक ना भर के यहीं भरेंगे? आंसर इज यस। तो उनका पेनल्टी लगाएंगे, आराम से धीरे धीरे लगाएंगे पेनल्टी। हमने कितने टाइम का समय दिया है आपको? 2 साल। अगर आप इस 2 साल में पहले वाले साल में भर देते हो तो आपको ऊपर लगाएंगे कम पेनल्टी, अगर आप दूसरे साल में भरते हो तो आपके ऊपर लगाएंगे ज्यादा पेनल्टी। तो पेनल्टी किस तरीके से लगेगी और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। मान के चलिए कि आपकी जो टैक्स की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1 लाख, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप भर रहे हैं वो आ रहे हैं मान लीजिए 50,000 बोल दिया, हालांकि 50,000 आएगा नहीं, मैंने कहा 10 लाख, 10,000 आ गया। तो इस 10,000, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1,10,000। तो आपका जो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से बनता है वो बनता है 1 लाख, प्लस जो आपका डिलेड रिटर्न फाइलिंग वाले जो पहले वाले प्रोविजन है उसके हिसाब से इंटरेस्ट बनता है आपका 10,000। तो जो टोटल अमाउंट है आपका वो आ गया 1,10,000। इस 1,10,000 पे क्योंकि आपने पहले नहीं भरा है, अब उन्होंने कहा 25% और लाओ। किस बात के? बस डिलेड के, एडिशनल टैक्स बोल दिया हमने, तो इसका 25%, तो 1,10,000 का 25% आप निकालेंगे और ऐड करेंगे, अब आप जमा कराएंगे। अगर आपने कब? पहले ईयर में कर दिया है, तो जो हमने 2 साल एडिशनल दिए हैं उसके पहले साल में जमा कर दिया है। अच्छा, अगर दूसरे साल में करें, यहां पर करें, तो इसका मतलब यहां पर तो 25% की पेनल्टी लगा दी उन्होंने। किस पे? टोटल अमाउंट पेबल पे। और यहां पर क्या करा उनका? डबल कर दो इसको, बस साल डबल हो गए तो पेनल्टी भी डबल कर दो। तो पेनल्टी क्या डबल की उन्होंने कि अगर आप 1 ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद और सेकंड ईयर से पहले करेंगे तो आपके ऊपर 50% की एडिशनल टैक्स लग जाएगा। मतलब अगर ये जो अमाउंट है ये 1,10,000 आ रहा है तो इसका जो 50% अमाउंट है वो 55,000 यहाँ पर, मतलब वैसे 25% करोगे तो 27,500 आएगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर दूसरे साल में करोगे तो फिर 55,000 है। अच्छा, अगर इससे आगे भी करना चाहे, उन्होंने कहा अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये लास्ट है, ये अमेंडमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको क्या देगा? वो आपको टैक्स दे देगा, वो आपको इंटरेस्ट देगा और बताएगा कि ये जो असेसी है हमारा, इस दिन भरे तो क्या टैक्स होगा, उस दिन भरे तो का टैक्स हो जाएगा। और क्या तीसरे वाले केस में पूछेगा आपसे क्या इसके बाद भी कोई चांस है भरने का, तो आप बोलेंगे नहीं, इसके बाद कोई चांस नहीं है भरने। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और इसका क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन। ये तो पता नहीं, जो लोग इनकम टैक्स वगैरह नहीं पढ़ते उनको भी पता चल गया है, पहले डेट तो ये एक्सटेंड होती ही जा रही है। अगर आपने लिंक कराया है 1/4/2022 से लेकर 30/6/2022 के बीच में तो लगेगी 500 रुपए की फीस, और अगर आप 1 जुलाई के बाद इसे अपडेट कराते हैं तब भी जो फीस है वो कितनी हो जाएगी? डबल, 1,000। मतलब 1 जुलाई के बाद कोई लास्ट डेट उन्होंने नहीं बताई है, तो इसका मतलब ऑन और आफ्टर 1 जुलाई के बाद अगर आप कराएंगे 2022 के बाद तो 1,000 रुपए की पेनल्टी फीस लगेगी, और जो करंट में अभी चल रहा है वो 1,000 वाला ही है। फिर आते हैं आपके सेक्शन 68। सेक्शन 68 में दिया है कैश क्रेडिट वाला पॉइंट एक था, जिसमें डीम्ड इनकम का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप कोई इनकम है जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इनकम के क्या गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? आंसर इज यस, टैक्स लगाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैश क्रेडिट वाले पॉइंट में अमेंडमेंट है। क्या है ये अमेंडमेंट? ये सुन लीजिए।
पहली अमेंडमेंट ये है, मान लीजिए अचानक से मेरे खाते में कोई पैसे आ गए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, मैं समझा नहीं पा रहा हूं उनको कि ये जो 1 करोड़ रुपए है ये टैक्स कैसे लगेगा इस पे, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा 1 करोड़ रुपए किसने डाल दिए, मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी घबराओ मत, हम तुम्हें चोर नहीं मानेंगे, बस तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देंगे। हम तुम्हें चोर नहीं मानेंगे, बस तुम्हारे ऊपर क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा, ये तो था पहला केस। जो अमेंडमेंट आई है वो आई है दूसरे वाले केस में। दूसरे वाला केस क्या कहता है कि अगर आपका लोन क्रेडिट हुआ है इन द अकाउंट, मतलब मेरे पास लोन है, मेरी कोई इनकम नहीं है, किसी ने मुझे फ्री फंड में पैसे, मैंने लोन लिया है, लेकिन जब लेंडर से पूछा गया कि लोन तुमने किस पर्पस के लिए दिया है, क्या ब्याज है, क्या चीजें, तो लेंडर ने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। अगर लेंडर की सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मान लिया जाएगा कि ये जो मेरी भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है और मेरी इनकम को मान के इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ये था आपका प्रोविजन। अब अमेंडमेंट कौन सा वाला पार्ट है इसमें, लोन वाला पार्ट जो है ये आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट है। इसके अंदर की जो लोन है आपका, अब इसमें पूछा जाता है कि बताइए फिर टैक्स कैसे लगेगा, तो आप टैक्स जो है इस पे 78% से लगेगा। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट को बोलूं कि भाई साहब मेरे पास एक ऐसी इनकम है जिसका सोर्स मैं बता नहीं पा रहा हूँ या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ, 1 करोड़ की इनकम है, तो बताओ तुम कितना टैक्स लोगे, तो गवर्नमेंट कहती है ज़्यादा नहीं लेंगे, 78 लाख हमारे, 22 लाख तुम्हारे, तो बस इतनी से टैक्स तुमसे लेंगे। अब ये 78% का चक्कर क्या है, 60% तो टैक्स रेट लगाया है उन्होंने, फिर उस 60% के ऊपर लगेगा 25% का सरचार्ज और प्लस लगेगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर आप इसे सिंपली ऐड करेंगे तो सिंपली एडिशन में तो कुछ और आएगा, लेकिन जब आप 60% का 25% ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, और 15 जब आप 75, और 75 का जब 4% आप उसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 78% अप्रोक्स आपका टैक्स रेट लग जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो अगली अमेंडमेंट है वो आपकी सैलरी चैप्टर में, मतलब छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है जो आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में दिख रही होगी। अगली जो अमेंडमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको कोविड-19 की वजह से अमेंडमेंट आई है, और इसमें गवर्नमेंट देखना कैसे अंतर्यामी बन गई है वो समझिएगा। एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है, मैं कौन सी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कोविड-19 वाली, सुनो जरा ध्यान से। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर का, अपने किसी एम्प्लॉय या उसके किसी फैमिली मेंबर की, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को कोरोना ग्रस्त व्यक्ति है उसकी फैमिली में है तो उसको ठीक कराना पड़ेगा, तभी आपका एम्प्लॉय भी ठीक रहेगा। तो चाहे एम्प्लॉय को दो, चाहे आप उसके एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट कराओ या फैमिली मेंबर को कराओ, अगर उसकी जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, कितने कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मान लीजिए 1 अप्रैल को आ गई, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो भी खर्चा होगा अगर वो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपके हाथ में टैक्स नहीं गया। मतलब मान के चल रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि भाई साहब मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 5 लाख की मदद की, बेड नहीं मिल रहा था, अब गवर्नमेंट कह रही है 5 लाख तो तुम्हारा फायदा है, जरा इसे टैक्स दो, तो ये गलत बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या लगाई है कि जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए कि आप या आपका फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर किया गया कोई भी एम्प्लॉयर के द्वारा खर्चे पर टैक्स लगाएंगे। अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि 6 महीने के बाद भी वो मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है तो टैक्स लगेगा, हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपका फायदा तो है। अब गवर्नमेंट को पता नहीं कैसे पता चल रहा है कि 6 महीने के अंदर ट्रीटमेंट हो जाएगा, या गवर्नमेंट ने किसी पता नहीं कोई हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पूछा 6 महीने के अंदर कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ये तो था मेडिकल ट्रीटमेंट वाला। अगर मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत आ गई और आदमी गुजर गया, तो आदमी गुजर गया और उसको कोई डोनेशन दे रहा है, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है हमारी, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये जो टाइमलाइन है ना डेट की, ये बड़ी मजाक वाली चीज है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने क्या कहा जरा ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव हुआ, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर अगर तुम मेडिकल ट्रीटमेंट कराओगे तो तुम्हें पैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एम्प्लॉयर देगा तुम्हारा, और कोई नहीं देगा, एम्प्लॉयर देगा। तो अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें पैसे देके मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है 6 महीने के अंदर अंदर तक, तो तुम्हारा खर्चा माफ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए फैमिली मेंबर की या उसी व्यक्ति की खुद की डेथ हो गई है, उसके 12 महीने के मतलब 1 साल तक अगर उसे जो भी डोनेशन मिलती है कोविड पॉजिटिव के नाम पे, तो क्या वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? तो देखेंगे किससे मिल रही है। अगर ये किससे मिल रही है? एम्प्लॉयर से। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर कोई एनी अदर व्यक्ति दे रहा है, मतलब ये केस कब अराइज होगा? कोरोना हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर व्यक्ति की डेथ हुई, और जब डेथ हुई उससे देखेंगे हम कितने, 12 महीने यानी 1 साल। इस बीच अगर कोई व्यक्ति हमें डोनेशन देता है, अब किसको डोनेशन देगा? क्योंकि व्यक्ति तो मर चुका है, तो किसको डोनेशन देगा? उसके फैमिली मेंबर को। तो फैमिली मेंबर को जब डोनेशन मिलेगी और वो डोनेशन एम्प्लॉयर दे रहा है, क्यों बेचारे का घर चल जाए, या फिर वो डोनेशन कोई और व्यक्ति दे रहा है, तो अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो गवर्नमेंट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई और देगा तो अप टू 10 लाख तक की लिमिट है। इसमें मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल, अगर इस डोनेशन की अमाउंट 8 लाख है तो नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर इस डोनेशन की अमाउंट 10 लाख है तब भी टैक्स नहीं लगेगा, क्या? नो टैक्स।
अगर इस डोनेशन की अमाउंट 15 लाख है तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 5 लाख पे टैक्स लगेगा, मतलब एक्सेस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। ये प्रोविजन है। 2 कोविड-19 वाले प्रोविजन बताए मैंने आपको। ट्रीटमेंट कराया तो सिर्फ एम्प्लॉयर कराना चाहिए, कोई और नहीं। और अगर मान लीजिए उसकी डोनेशन दी है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो आपको पता है डोनेशन वगैरह आईओएस में गिफ्ट की तरह ट्रीट कर लिए जाते हैं, तो इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। एम्प्लॉयर दे रहे तो टाइमलाइन याद रखिएगा। टाइमलाइन ये है, बीमार होने से 6 महीने तक का इलाज है और मान लीजिए यहाँ पर कहीं व्यक्ति की मृत्यु हो गई 3 महीने के बाद, तो उस 3 महीने से 1 साल काउंट होंगे। इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं डिडक्शन में, जो आपके हर क्वेश्चन में तंग कर सकता है। कुछ छोटी सी अमेंडमेंट है जो आपको पहले भी पता होगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर कोई एनपीएस में है तो पहले हम सैलरी हेड में उसका टैक्सेबल करते थे और उसके बाद डिडक्शन देते थे सीसीडी 2 के अंदर। सीसीडी 2 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, डिडक्शन का तरीका भी वही है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। और अगर 14% ऑफ सैलरी था, जो कि अमेंडमेंट क्या आई है कि पहले सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता था, तो अमेंडमेंट किसकी है, अब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट भी लिख दिया। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तब भी उसका जो परसेंटेज होगा वो भी 14% ही होगा, जो कि पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ था, अब उन्होंने ऐड कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट। इससे पहले मैंने आपको जीएसटी की रिविजन स्ट्रेटजी, दोनों चीजें आपको एक ही पीडीएफ में कंबाइंड मिल जाएंगी। जीएसटी की अमेंडमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि वीडियो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पैटर्न मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा सुन लीजिए जरा ध्यान से, आपको कोई भी डाउट है, वैसे कि हालांकि कुछ बच्चे मुझसे क्लासेस मांग रहे हैं टैक्स की, टैक्स में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता क्लासेस देने में। रीजन बिंग, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए कि आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं या सर कुछ भी करिए, तो ये नंबर मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में दिया था, ये वाला, आज और एग्जाम वाले दिन तक ग्रुप 2 वाले बच्चों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप 2 वाले बच्चे अपनी क्वेरीज वगैरह जो है थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, सिर्फ ग्रुप 1 वाले बच्चों को पूछने दीजिए। तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या करना है। आपको फिर से वही व्हाट्सअप करना है अपने नाम वगैरह के साथ, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी चैप्टर से, चाहे वो जीएसटी है चाहे वो इनकम टैक्स है, जो भी हेल्प चाहिए आप बोल ही सकते हैं। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर ये वाला बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, कम से कम इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा, जैसे काफी बच्चे कहते हैं सर जीएसटी में भी सुपर 30 वाली चीज लाना, तो अगर आपको सुपर 30 वाली चीज जीएसटी में भी चाहिए तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सुपर 30 वाले बच्चे सिर्फ वही वाले हों, ये सुपर 30 वाली लिस्ट जो है वो मैं आपको दूंगा लेट नाइट। रीजन बिंग कि पहले मैं आपको चाहता हूं कि जो मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाई है इसको गो थ्रू करिए। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है तब मुझे मैसेज करिए कि सर सुपर 30 वाले क्वेश्चन दीजिए प्रैक्टिस के लिए। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उसमें से पेपर नहीं आता है, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो अगर सुपर 30 आपको जीएसटी में भी चाहिए तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। तरीका वही होगा कि आप अपना ग्रुप लिखेंगे, सीए इंटर, नाम बताएंगे, स्टेट बताएंगे, ठीक है, ये 3 चीज़ें बताएंगे आप, और फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्वेरी है, या आपको सुपर 30 वाली लिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए। आइडियल सिचुएशन में तो मैं चाहूंगा नहीं कि आप सुपर 30 वाली चीज़ मांगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इनकम टैक्स है, जीएसटी, आपको क्या पता कैसे पढ़ते हैं, एक टाइम पे नहीं हो पाता, 1.5 दिन के अंदर सारा रिवीजन, तो अगर आप चाहें तो उसके लिए मांग सकते हैं। थोड़ा सा लेट नाइट दूंगा मैं इसको, इसका ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए कम से कम वो आप करके जाएं। पेपर जब आएगा, हालांकि हम ग्रुप 2 वाले प्रिपरेशन भी मोड में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पेपर से एक क्वेश्चन मैच कराऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आया है, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो इनकम टैक्स का। और जिन बच्चों ने इनकम टैक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप अब तैयारी करिए, फालतू के मैराथन वगैरह पे मत जाइए। किसी चैप्टर में डाउट है, टॉपिक में डाउट है, डायरेक्टली पूछ लीजिए। अब आपकी जो तैयारी है वो आपके ग्रुप 1 का रिजल्ट तय करेगी। तो ध्यान रखिए जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसे साइड रख के पूरा फोकस आप अब जीएसटी पे लगाइए। जिन बच्चों ने जीएसटी कर लिया है वो इनकम टैक्स पे लगाइए। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। सुपर 30 वाली चीज के लिए आप मुझे बता देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। पहले आप ट्राई करिए कि नहीं, पहले तो हम पूरा कर लेंगे, पहले जो भी आपने रिवीजन दिया है ये हम पूरा करके दिखाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।